स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। महात्मा गांधी, सूरदास, बाबा आमटे, मदर टेरेसा, लियो टॉलस्टॉय, ये वो लोग हैं, परोपकारी लोग हैं जिन्होंने मानव सेवा में ही अपना जीवन अर्पित कर दिया। इसी तरीके से हम मौजूद है दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में, जहां 2005 से एक नेत्रहीन आश्रम चल रहा है। और बढ़िया वाली बात है, ये नेत्रहीन आश्रम सिर्फ महिलाओं के ऊपर केंद्रित है। हमारे आधी आबादी आज भी भारत के अंदर परेशानियों, पुरानी उलझनों से और पुरानी परंपराओं से जूझ रही है। ऐसे में नेत्रहीन होना तो वाकई बड़ा एक दुविधापूर्ण, एक जटिल मुसीबत होती है। इस मुसीबत में ऐसी महिलाओं की मदद करने के लिए रमेश जी ने यहाँ पर एक आश्रम खोला हुआ है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। रमेश जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने विषय में बताइए। देखिए, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह है जी। और मैं जहाँ पे अभी बातचीत कर रहे हैं भारत में, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। संस्था का नाम है भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद, रामा विहार। यह संस्था फरवरी 1996 में रजिस्टर्ड हुई थी। जी। उसके बाद हमने लगातार दृष्टिबाधितों के सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। हम लगातार इनके दृष्टिबाधितों का कैसे कल्याण हो सकता है, उसके लिए अवेयरनेस कैंप लगाने का कार्य किया, हेल्थ कैंप लगाने का कार्य किया, और कई बार हमने एडिप जो इस आवश्यक सामग्री होती है पढ़ने लिखने की, उसका भी हमने वितरण करवाया। साथ ही जब कभी इन लड़कियों को, चूंकि आप जहाँ बैठे हुए हैं ये विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु छात्रावास है। यहाँ पर रहने वाली छात्राएं दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययन करती है। यहाँ से वो कई लड़कियां मिरांडा हाउस, दौलत राम, आईपी कॉलेज, लक्ष्मी राय कॉलेज, इन सभी महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाती है। ग्रेजुएशन के विभिन्न बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीएड, इन्हीं सभी कोर्स के लिए यहाँ पे सारी लड़कियां रहती है। साथ ही इन सभी छात्राओं के हायर एजुकेशन में आज का जमाना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है, इसलिए यहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब भी एक बना रखा है। कंप्यूटर लैब में छात्राएं कंप्यूटर लैब है, इसमें बच्चे आके अपना प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर कोर्स की, और ये इनका इसमें स्पीकर के जरिए इनको ये अपना कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। तथा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ऑनलाइन काफी मटेरियल मिलता है। तो ट्रेनिंग से, कंप्यूटर प्रशिक्षण से ऑनलाइन ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, और ये बच्चे ऑनलाइन काफी कोर्स की मटेरियल को सुनते हैं और सुन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और भारत सरकार, दिल्ली सरकार तथा अन्य स्टेट की सरकार जो भी रिक्रूटमेंट होती है, उन सभी रिक्रूटमेंट में अप्लाई करती है, तो उसके बाद तैयारी करती है और जॉब में जाती है। आप सबों को बताते हुए काफी हमें प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष इस छात्रावास की 16 छात्राएं सरकारी सेवा में अपने आप को हासिल की, सरकारी सेवा में गवर्नमेंट जॉब लग गई है। अच्छा। हाँ, जिसमें रेलवे, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में तथा अन्य मंत्रालय में, साथ ही बैंकिंग सेवा में तथा टीचिंग जॉब में, इन सभी स्थल पर इन छात्राओं का चयन हुआ और वो सरकारी सेवा में जा चुकी हैं। और ये सभी लड़कियां 16 की 16 इसी आश्रम के अंदर रहती थी? इसी छात्रावास में रहती थी। यहीं से अध्ययन किया। अच्छा। और यहीं से प्रतियोगिता की तैयारी की और उसके बाद परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर उस ज्वाइन की है। तो ये हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये जो कंप्यूटर लैब है उसमें हमारे दिनेश गुप्ता जी हैं, इंडो केमिकल के चेयरमैन। अच्छा। उनके सहयोग से चल रहा है, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम ये चाहते हैं कि इनका सोशल इंक्लूजन हो, और सोशल इंक्लूजन के लिए आर्थिक
मजबूती अनिवार्य है। जी और आर्थिक मजबूती तभी हो सकती है जी जब इनका जब तक ये सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, चाहे कोई अच्छे बड़े प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, जी तब तक ये बच्चे या इनका समायोजन नहीं हो सकता, जी चूंकि समायोजन के लिए आर्थिक स्वावलंबी अनिवार्य है। डेफिनेटली जी तो ये हमारा उद्देश्य यही है कि सबसे पहले इनको आर्थिक स्वावलंबी बनाई जाए जी और उसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है जी कि इनको अच्छे हायर एजुकेशन अच्छे तरीके से हो। मतलब आप इनको यहाँ पे खाना लत्ता शरण वगैरह तो देते हैं, लेकिन पहली आपकी प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले इनको जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए। बिल्कुल अब बिल्कुल। कितनी भी मीठी मीठी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति के पास आर्थिक मजबूती नहीं है तब तक चाहे वो हीन हो या नेता है। इसमें बच्चे आके अपनी स्टडी की कोई भी बुक है, स्टोरी बुक है, ये रीड करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जब वह मॉरल तभी हाई होता है जब वो आर्थिक स्वावलंबी होता है, जी तब लगता है कि हम कुछ हैं जी और उनको मॉरल बूस्टअप मिलती है। जी जी अब फिर वो आगे के लिए भी सोचते हैं। जी तो ये बहुत जरूरी है कि इनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए अधिक से अधिक कार्य हो और उसी कड़ी में हम लोग भी उसी कार्य को विशेष मेहनत के लगन के साथ कार्य करते हैं कि रमेश जी, इस समय हम आपके आश्रम में बैठे हुए हैं। इस आश्रम में वर्तमान में कितनी युवतियां हैं और उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करी जाती है आपकी एनजीओ की तरफ से? देखिए हमारे यहाँ भी 35 कभी 30 कभी 35 कभी 40 छात्राएं होती हैं। जी इन्हें रहने की सारी सुविधाएं दी जाती है। जी इनको वाईफाई की सुविधाएं दी जाती है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जाती है, बुक्स की सुविधाएं दी जाती लाइब्रेरी है यहाँ है, पर। लाइब्रेरी है, ब्रेल लाइब्रेरी के नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। और खाना तो आम बात है, खाना तो जब हम यहाँ रख रहे हैं तो उनको खाने की सुविधा तो देनी ही होगी, भोजन आवास ये तो देना ही होगा। और यदि किसी बच्चे को हायर एजुकेशन में कोई समस्याएं आती है बीएड करने में, तो चूंकि बीएड का फी थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उनके फी को भी हम फी की व्यवस्था भी कराने की कोशिश करते हैं। मेरा ये टारगेट रहता है कि पैसे के अभाव में इनका एजुकेशन बाधित ना हो। चूंकि बाधित होगी तो फिर इनका मॉरल जो है वो डिमोरलाइज होंगे। तो यदि कोई भी लड़कियां हमें ये कहती है कि सर हमें ये चीज चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो हमारी शिक्षा बाधित होगी, तो ये हम नहीं होने देते हैं। रमेश जी बहुत अच्छा काम करते हैं। शिक्षा, रोजगार और पनाह आश्रय, वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसा कि हमारे हिंदुस्तानी समाज का ताना बना है, इनके विवाह से संबंधित समस्याओं को आप किस तरीके से हल करते हैं? देखिए विवाह, अब चूंकि हम भी समाज के एक दृष्टि बाधित दिव्यांग जो वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। जी और महत्वपूर्ण अंग होने के कारण इनका जीवन भी उसी प्रकार से व्यतीत होना चाहिए जैसे आम। ये हमारा किचन है। यहाँ हमारे बच्चों के लिए खाना और खाने की सब चीजें बनाई जाती हैं। बच्चों के लिए यहीं कुक करके खाना परोसा जाता है। और यहाँ हमारा कुकिंग स्टाफ भी है जो यहाँ बच्चों के लिए। वैवाहिक जीवन, किसी भी व्यक्ति का जीवन तब तक अपूर्ण होता है जब तक उनका वैवाहिक जीवन या वैवाहिक सूत्र में बंध नहीं जाते हैं। जी तो हमारा ये प्रयास रहता है कि रोजगार प्राप्त होने के बाद इनको इनका भी जो है विवाह होना चाहिए। तो पहले तो ये मेरा होता है कि ये खुद स्वयं लड़के और लड़की आपस में बातचीत करके अपने रिश्ते के बारे में तय करें। जी यदि कहीं बाधाएं होती है, जी यदि कोई समस्याएं होती है, तब हम उनके तालमेल में बैठाने में हम प्रयास करते हैं। और उसके बाद जो भी युवक और युवती ये कहते हैं कि हम विवाह करना चाहते हैं और आप उसके आयोजन में हमें सहयोग प्रदान करें,
तो हम उनके विवाह आयोजन में सारी व्यवस्था हम करते हैं। और संस्था क्या आपकी नेत्रीन कन्या सामूहिक विवाह समारोह भी आयोजित करती है? बिल्कुल, अभी 19 फरवरी को भी हमने किया था। वर्ष में 1 या 2 बार जरूर करते हैं और इसमें हमें काफी लोगों का सहयोग मिलता है। इस वर्ष भी हमें कई लोगों का सहयोग मिला, जिसमें अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच मारवाड़ी महिला मंच रोहिणी से हमें सहयोग मिला। एक अमित जिंदल है, उनका सहयोग मिला। आशीष मंजाल सैनिक विहार से, उनसे सहयोग मिला। इसके अलावे अन्य लोगों से भी सहयोग मिला। इसके पूर्व कई बार शादी में डॉक्टर महेश आनंद एंड उनके साथी, उनका हमें सहयोग मिलते रहा। बीच बीच में और कई लोग, सुनीता अग्रवाल जी हैं, महावीर गोयल जी हैं, सुदेश शर्मा हैं, इस तरह के कई लोग हैं जो कि शादी के लिए हमें सहयोग करते हैं, शादी के आयोजन के लिए हमें सहयोग करते हैं। अनंत खुराना जी हैं, इसी तरह आशु नरवाल जी हैं और हमारे संस्था के सभी पदाधिकारीगण हैं, वो उनका सहयोग मिलता है। तो समाज का भी सहयोग मिलता है और जो गार्हस्थ जीवन में जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है, हम प्रयास करते हैं कि उन्हें उपलब्ध कराएं और सही तरीके से व्यतीत करने में सहयोग करें। अच्छा रमेश जी, एक जिज्ञासा मेरी भी है कि जो मियाँ बीवी मतलब दोनों नौकरी पेशा है और चार ही लोग हैं मेंबर परिवार में, तो भी उनका जीवन कहीं कहीं दिखाया जाता है कि उतने बेहतर ढंग से नहीं चल पाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर किसी के घर में 35 मेहमान अचानक आ जाए खाने के लिए, तो उसको भी जो है मैनेज करने में कठिनाई आती है। आप इतना बड़ा आश्रम संचालित कर रहे हैं, बिजली का बिल, 35 महिलाएं, रोज का 3 वक्त का खाना, ये सब वगैरह कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? देखिए, अभी 19 जो फरवरी को शादी हुई थी, जी 30, 35, 40, 50 नहीं, 100 नहीं, 400 लोग यहाँ आए थे। अच्छा, और 400 लोगों के खाना की व्यवस्था की थी। इसी आश्रम में छत पे हमने खाने की व्यवस्था की अच्छा। थी और एक अच्छी क्वालिटी का भोजन, ये नहीं कि कोई ऐसे ही कहीं वो नहीं, बिल्कुल जो एक शादी का टॉप क्लास का जो खाना है वो हमने करवाया था और 400 लोगों को खाना खिलवाया था। चूंकि जो भी दोनों जोड़े के मित्र थे, उन्होंने सबों को इनवाइट किया था और हमने सभी के लिए खाने की व्यवस्था की थी और हमने ये कोशिश की कि उसी तरह से एंजॉय करें जो भी आए, जिस प्रकार आम लोगों की शादी में एंजॉय किया जाता है। बल्कि बैंड पार्टी भी था, भांगड़ा डांस भी हुआ था, डीजे का भी चल रहा था। तो मैंने ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी थी कि लगे कि वास्तविक रूप से हम शादी कर रहे हैं, ये ना लगे कि दृष्टिबाधितों की शादी हो रही है। और देखिए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि दृष्टिबाधित लड़के हों तो उनका यदि दृष्टिवान लड़की से विवाह हो तो बहुत अच्छा होता है। तो अभी जो हमने शादी करवाई थी उसमें एक जोड़ा ऐसा भी था कि वर दृष्टिबाधित, कन्या दृष्टिवान थी। क्योंकि जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तब तक सामाजिक समायोजन नहीं हो सकता, एक सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती। तो ये हमारे साथी ने ही धारणा बना लें कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी धारणाएं कई बार गलत होती है और न कभी ये सोचे कि ये तो बेकार ही, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल एक सामान्य जिस प्रकार से आम लोगों के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार से दृष्टिबाधित व्यक्तियों के बारे में भी आम लोगों की तरह ही धारणा रखें। और केवल क्या कहते हैं, ये दिव्यांगता जो है दुर्घटना है, अभिशाप नहीं। उन्हें थोड़ी सी आप सहयोग करेंगे तो कितने दृष्टिबाधितों का जीवन संभल सकता है। तो आवश्यकता है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़कर इनको थोड़ा सा सहयोग कर दें तो वो सहयोग बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है कि थोड़ी थोड़ी सहयोग बहुत बड़ी सफलताएं दिला सकती है।